चल नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले आप लोगों को एक सूचना दे दूं। पटना से एचडीए के संस्थापक राजेश सर का कॉल आया था। तो उन्होंने बताया कि जितने भी बच्चे थे मेरे भी, उनको सभी को लाभान्वित हो जाए। तो सभी को देखते हुए ये फिर से आपकी क्लास शुरू की गई हैं और जितना हो सके आपको बिल्कुल यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरे अच्छे तरीके से, अभी आपको करंट अफेयर शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले आपका जीके का लगभग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अभी एक दो दिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अभी थोड़ा सा उतना सही से आपको क्लीन वीडियो नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगले मैं प्रयास करूंगा कि 2 से 3 दिन में ये सारी जो तकनीकी जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो सब ठीक हो जाएं। आगे अभी मैं YouTube पे आप लोग के सामने लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए YouTube पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और वो 1000 सब्सक्राइबर ना होने के कारण लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के सामने YouTube पर लाइव आ सकें। आगे हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट में आपका जब पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले पुरस्कार के बारे में बात की गई थी और पुरस्कार में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है। अब इस नोबेल पुरस्कार को एकदम ढंग से समझिए। हुआ क्या था कि पहले के ज़माने में बारूद से बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े मकानों को गिराया जाता था। बारूद लगा दिए जाते थे और बारूद को समझिएगा गौर से, यहाँ से आपको नोबेल पुरस्कार की कहानी शुरू होती है कि आखिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। गौर से समझिएगा, बारूद से बड़े बड़े मकान गिराए जाते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को बारूद तोड़ नहीं पाया और जब बड़े बड़े बारूद इस पहाड़ को तोड़ नहीं पाया तो डायनामाइट की खोज की गई। किसकी खोज की गई? डायनामाइट की। और डायनामाइट की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। डायनामाइट की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। कब किया? जब बारूद से ये घटनाएं, ये बड़े बड़े पहाड़ को नहीं तोड़ पा रहे थे, तब डायनामाइट की खोज की गई और डायनामाइट का खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 के स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म 21 अक्टूबर 1833 के स्टॉकहोम, स्वीडन के शहर है, वहाँ में हुआ। और इनका जन्म स्वीडन में होने के कारण ये स्वीडन में नहीं रहे और इटली में जाकर बस गए। ये कहाँ जाके बस गए? इटली में। एक घटना घटती है 1888 में, यहीं से नोबेल की बहुत बड़ी मोड़ मिलती है। 1888 ईस्वी में इनके भाई लुडविग की मौत हो गई। गौर से समझिएगा, इन लुडविग की मौत हो गई और ये रहते थे कहाँ? स्टॉकहोम में। और आपके जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो इटली में रह रहे थे। हुआ यूं कि जब इनके भाई की मौत हुई, इनकी मौत हुई स्टॉकहोम, स्वीडन में। और आजकल देखते होंगे कि 2 अगर भाई रहते हैं तो चेहरा मिलता है। चेहरा बिल्कुल तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो जब इनके भाई लुडविग की मौत स्टॉकहोम में हुई तो वहां के अखबार वालों ने छापा कि मौत के सौदागर मारे गए। बात को समझिएगा, यहां बोल रहा है मौत के सौदागर मारे गए, जबकि अल्फ्रेड नोबेल ने कभी ये नहीं सोचा था कि डायनामाइट से आदमियों को मारा जाएगा। उस टाइम
पूरा राजतंत्र के इलाके हुआ करते थे। डायनामाइट को बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस डायनामाइट को बड़े बड़े गांव से गांव, शहर को शहर साफ करने में लग गए थे। तो डायनामाइट का उपयोग पहाड़ों को तोड़ने में कम और आदमियों को उड़ाने में ज्यादा यूज होने लग गया। अब आप ही लोग सोचो, अगर एक गांव में अगर एक डायनामाइट लगा दिया जाए तो गांव में रहने वाले जितने भी जीव जंतु आदमी हैं सब साफ हो जाएंगे। अब डायनामाइट से सबसे ज्यादा नुकसान आदमियों को हो रहा था, इसीलिए इनके भाई को मरने के बाद स्वीडन में के पेपर में छापा गया कि मौत के सौदागर मारे गए। अब बात समझिए, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी खोज और मुझे इस नाम से जाना जाएगा कि मौत के सौदागर मारे गए। इनको बड़ा विचित्र लगा। अभी ये बात हो रही स्टॉकहोम में। थोड़ी कुछ दिनों के बाद पेपर का कोई टुकड़ा इटली में रह रहे अल्फ्रेड नोबेल को मिला कि मौत के सौदागर मारे गए। इन्होंने देखा कि तो मेरा भाई का चित्र है। अब इनको लगा कि भाई क्या दुनिया मुझे इसी नाम से जानेगी कि मौत के सौदागर। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जो कि मेरे इस नाम को जो लोग कलंकित कर रहा है ये खत्म हो जाए। और उन्होंने 1895 में 88 मृत्यु हुई थी। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने बैंक में गया। कहाँ? स्टॉकहोम में। वहाँ गए, बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद अपनी संपत्ति दान दे दी। जितनी उनकी संपत्ति थी वो दान दे दी ताकि अपना कुछ जीवन गुजर बसर हो सके, और बाकी संपत्ति दान दे दी और कहा कि मेरे संपत्ति से जो अच्छे कार्य करेंगे उनको लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाए। अब आप ही लोग समझो, इनके संपत्ति से आज तक जो उनके संपत्ति से जो इंटरेस्ट आती हैं वो आज तक इन्हीं के संपत्ति से पुरस्कार दिया जाता है। इनकी संपत्ति बैंक में दान दे दी और एक वसीयत बनाया गया, एक वसीयत बनाई गई और वसीयत में लिखा गया कि अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार दिया जाए। जो अच्छे काम करेंगे वो मेरे नाम पर। किनके नाम पर? मेरे नाम पर। तो उनके नाम पर अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार दिया गया। अब समझेगा एक बार गौर से कि डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड कब किया? 1800। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल में। जन्म 1833। इटली, स्वीडन में इनकी जन्म हुई और इटली में रह रहे थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का आविष्कार हुआ और उन्होंने कहा कि अपने उन्हीं के संपत्ति से जो उनका इंटरेस्ट आता है, आज तक उन्हीं के संपत्ति से आज हर किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने 5 क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए सोचा। 5 क्षेत्र में, और वो 5 क्षेत्र कौन कौन है? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इन 5 क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए सोचा। 1895 में उन्होंने ये निर्णय लिया और 1896 में उनकी मौत हो जाती है। 10 दिसंबर 1896। जब अल्फ्रेड नोबेल को 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको कहना था कि पुरस्कार दिया जाए, और लगभग 4-5 वर्ष लग गए इनके वसीयत बनाना, बैंक से इंटरेस्ट आना, बाकी सब कर्मों में, और 1901 ईस्वी से पुरस्कार का देना आरंभ हुआ। 1901 ईस्वी।
उत्पाद क्षेत्र कौन कौन थे? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। भौतिक मतलब फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं कहा कि चिकित्सा के। ऐसे भी चिकित्सा का ज़्यादा यूज कहाँ होते? बायोलॉजी। तो 3 हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक है साहित्य और दूसरा है शांति। तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में, कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। भौतिक के क्षेत्र में रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस दिया जाता है। कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। ये 5 क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाना तय हुआ, लेकिन एक छठा क्षेत्र भी शुरू हुआ, वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में स्वीडन के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ, जिस बैंक में अल्फ्रेड नोबेल ने अपना संपत्ति दान दिया था। उसी बैंक के 300वां वर्षगांठ पर, उसके 300 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने एक क्षेत्र और बढ़ा दिया। और कौन सा क्षेत्र? अर्थशास्त्र क्षेत्र। तो अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाना तय हुआ। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र। वो 6 क्षेत्र कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और एक अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये पूरा 6 क्षेत्र से आपके कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी डिफेंस सेक्टर का एग्जाम दे, एक सवाल पक्का, एक सवाल फिक्स होते यहां से। अब जानिए, पहली बार 1969 में पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के लिए। तो अर्थशास्त्र के लिए पहली बार कब? 1969 में। 6 क्षेत्र कौन कौन हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया जाएगा। किसी भी एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को ही पुरस्कार दिया जाएगा, इससे ज्यादा अधिक नहीं। अब आप बताओ कि एक साल में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया जाता है? एक साल में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया जाता है? ऑप्शन है 3, 6, 9 या इनमें से कोई नहीं। तो एक साल में अधिकतम कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा? तो 3 नहीं है, 3 आपके गलत हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, तो 18 होंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में 3 पुरस्कार और यहाँ 6 क्षेत्र हैं। तो एक साल मैंने बोला है, यहाँ लगाया कि अगर यहाँ लगा देता किसी एक क्षेत्र में, एक साल के किसी एक क्षेत्र में, तब 3 होते। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर टिक आउट कीजिएगा। कहता है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने? 3 व्यक्तियों को पुरस्कार देना तय हुआ। 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद हो गया। हुआ क्या था? मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। मर गए फिर भी पुरस्कार दे रहे हैं उसके परिवार को। लेकिन 1974 में एक निर्णय लिया गया कि अब मरने के बाद उनको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत 2 आदमी हैं, कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड। कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड, इन 2 व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे, कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड। इन दोनों को मरने के बाद पुरस्कार दिया गया था, इनके परिवार को। बस ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं। कौन कौन? कार्ल फल्डर और हैमरसोल्ड। नोबेल पुरस्कार और भारत, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल मिलते हैं। सबसे पहले आप जान लो, वैसे व्यक्ति जो भारतीय हैं
मतलब भारत में जन्मे हैं और भारत में रह रहे हैं। वैसे जो भारत मूल के हैं, भारत मूल के मतलब कहीं और जन्मे हैं और भारत में रह रहे हैं। भारत में जन्म, भारत में कहीं भी हो, केवल भारत में जन्म ले लिया तो ही भारतीय, और कहीं के भी हो भारत में शरण ले रखे हैं, भारत में रह रहे हैं। तो वैसे वैसे को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसमें पहला देखो भारतीय हैं, में पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। नाम सुने होंगे आप लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनको कब दिया गया था? 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। और वो उन्हीं का एक पुस्तक है गीतांजलि पुस्तक। आपको पता होगा कि 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी, और जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो उसी टाइम इंग्लैंड के युवराज दिल्ली आए थे। और जब दिल्ली इंग्लैंड के युवराज आए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है जन गण मन, और इतने बार जय हो जय हो जय हो लगाए कि इंग्लैंड के युवराज खुश हो गए और वो बोले कि अगर तुम किसी विद्वान आदमी को ढूंढ रहे हो तो वो भारत में है, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और उसी के एक साल के बाद इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 में आया था, 13 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरे हैं सीवी रमन। इनको भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। तो भौतिक के किस क्षेत्र में? तो आपको पता होगा रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से ही आसमान का रंग नीला नीला दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है, या सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की किसने? सीवी रमन ने। इसी के लिए इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दो हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। कौन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश का प्रकीर्णन 28 फरवरी को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को साहित्य विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को ही इनका साहित्य विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन का उसी दिन प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 2-3 और रखना, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, सीवी रमन और रविंद्रनाथ टैगोर। बोलिए यहां तक समझ में आता है सबको? एक बार फिर से, डायनामाइट की खोज 1867 किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर नोबेल पुरस्कार बना 6 क्षेत्र में। कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। बोले क्लियर है? सबसे पहली बार अर्थशास्त्र 1969 में शुरू हुआ, 1969 में। उसके बाद 6 क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। बोले सब याद रहेंगे। अगली बार 1974 के बाद, मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। तो 2 ही व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। पहला कार्ल फल्डर और हैमर शोल्ट। नोबेल पुरस्कार और भारत के पहले रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार में दिया गया, और कब? 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। और उनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के ही वर्णन मिलते हैं। दूसरा सीवी रमन 1930, भौतिक के क्षेत्र में और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिससे आकाश का रंग नीला, पानी का रंग भी आप देखने को भी नीला, या तो फिर
सूर्य को उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और 28 फरवरी को इनका प्रकाशित हुआ था, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो गए? एक बार घर जाना, पूरा लिख लेना। बाकी जिनको भी इनसे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम में जीके जीएस विथ विक्रम सर सर्च कीजिए और वहां से जुड़ जाइए, ताकि वहां आपको इन सभी का पीडीएफ मिल सके। जीके जीएस विथ विक्रम सर टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहां उनसे जुड़िए और जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।